नमस्कार, वेलकम यू ऑल वंस अगेन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, बीएससी पार्ट 3 के लिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू किए हैं, जिसमें हम यूनिट 3 चल रही थी। कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे थे हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। हम ग्लूकोज पढ़ चुके हैं, ग्लूकोज के रिएक्शंस देख चुके हैं, उसकी स्ट्रक्चर देख चुके हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी देख चुके हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर देख चुके हैं। इसके अलावा हम क्या पढ़ रहे थे, इंटर कन्वर्जेंस पढ़ रहे थे कि एक मोनोसेकेराइड्स को दूसरे मोनोसेकेराइड में हम कैसे परिवर्तित करेंगे। तो जो लास्ट हम इंटर कन्वर्जन पढ़ रहे थे वो था एपिमेरीकरण, जिसमें हम एक एपिमर को दूसरे एपिमर में परिवर्तित करते हैं। तो एक मेथड हमने देख लिया था कि हम किस तरह से एक एपिमर को दूसरे में परिवर्तित करेंगे, यानी ग्लूकोज से मेनोज, मेनोज से ग्लूकोज कैसे बनाएंगे। तो आज हम जो एक और परिवर्तन देखने जा रहे हैं वो दूसरी विधि है, दूसरा तरीका है, जिसका नाम है एपिमेरीकरण। पढ़ रहे थे हम, पढ़ क्या रहे थे, इंटर कन्वर्जन में क्या पढ़ रहे थे, एपिमेरीकरण, एपिमेराइजेशन पढ़ रहे थे। आज जो हम इंटर कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं, जिस विधि से होगा उसको बोलते हैं लॉबरी डी व्रान वान अकेनस्टीन संश्लेषण। इसका नाम है लोबरी डी वान व्रान एक्सटीन सिंथेसिस। क्या होता है इसमें देखते हैं। एपिमेरीकरण की अभिक्रिया है, यानी एक एपिमर से दूसरे एपिमर का निर्माण होगा। ठीक है, कैसे होगा देख लेते हैं। ये रिएक्शन क्षार की उपस्थिति में होती है। लोबरी डी वार ब्रान एक्सटीन सिंथेसिस ये किसकी उपस्थिति में होती है, क्षारों की उपस्थिति में होती है। अब क्षार हम दो तरीके से ले सकते हैं, एक तो सांद्र और एक होता है तनु। तो हम कैसे लेंगे, तो हम दोनों तरीकों से देख लेते हैं। अगर हम हमारी शर्करा, शर्करा कोई सी भी हो सकती है, शर्करा कोई सी भी हो सकती है, ग्लूकोज भी हो सकता है, मेनोज भी हो सकता है और फ्रक्टोज भी हो सकता है। ठीक है, तो इससे हम तीनों का परिवर्तन कर सकते हैं। ग्लूकोज से मेनोज भी बना सकते हैं, ग्लूकोज से फ्रक्टोज भी बना सकते हैं, फ्रक्टोज से मेनोज भी बना सकते हैं, ग्लूकोज भी बना सकते हैं। इसी तरह मेनोज से ग्लूकोज भी बना सकते हैं और फ्रक्टोज भी बना सकते हैं। तो जब किसी शर्करा को हम सांद्र क्षार के साथ गर्म करते हैं, कंसंट्रेट NaOH के साथ गर्म करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, तो हमको मिलेगा फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड प्लस क्या क्या मिलेगा, फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा और फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा, या हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलेगा, या अन्य निम्न कोटि की शर्करा प्राप्त होंगी, शर्करा प्राप्त होंगी। इसका मतलब अगर हम किसी शर्करा को, यानी मोनोसेकेराइड, ये सभी क्या हैं, मोनोसेकेराइड हैं। शर्करा मतलब कौन सी, मोनोसेकेराइड। तो जब हम किसी मोनोसेकेराइड जैसे ग्लूकोज, मेनोज, फ्रक्टोज को अगर हम इसकी अभिक्रिया कराएं किसके साथ, सांद्र क्षारों के साथ कराएं, तो क्या होगा, इनका विघटन हो जाता है। शर्कराओं का क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा, और विघटन से क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड बन सकता है, या हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी बन सकता है, या कोई अन्य निम्न कोटि की शर्करा प्राप्त होगी। यानी कि इनका क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा। यहाँ पर एक दूसरे में परिवर्तन नहीं होगा, ये एपिमेरीकरण नहीं हुआ। तो इसका मतलब हम सांद्र क्षार तो नहीं ले सकते, ये अभिक्रिया सांद्र क्षारों की उपस्थिति में नहीं होगी। अगर हम इसकी जगह, हमारे पास शर्करा है, कोई भी हो सकती है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मेनोज, सांद्र क्षार की जगह हम क्या ले लें, तनु क्षार ले लें, डाइल्यूट, जैसे कि हमने ले लिया डाइल्यूट NaOH, तनु क्षार ले लिया। तो ये इतने ज़्यादा प्रबल नहीं है, ये इतने ज़्यादा प्रबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय परिवर्तन, रीअरेंजमेंट होगा। कैसा, रिवर्सिबल रीअरेंजमेंट होगा। रिवर्सिबल रीअरेंजमेंट का मतलब, अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज से फ्रक्टोज मेनोज बनेंगे, अगर मेनोज है तो ग्लूकोज फ्रक्टोज, यानी एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहेंगे। यानी ऐसे हम कह सकते हैं, अगर हमारे पास डी ग्लूकोज है तो ये चेंज होगा किसमें, डी मेनोज में। मैंने रिवर्सिबल का साइन लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि डी ग्लूकोज से डी मेनोज भी बन सकता है और डी मेनोज से डी ग्लूकोज भी बन सकता है, डी ग्लूकोज से डी फ्रक्टोज भी बन सकता है
डी ग्लूकोज से डी फ्रक्टोज भी बन सकता है और डी फ्रक्टोज से डी ग्लूकोज भी बन सकता है। इसके अलावा डी ग्लूकोज से डी मेनोज भी बन सकता है और डी मेनोज से डी फ्रक्टोज से डी मेनोज भी बन सकता है और डी मेनोज से डी फ्रक्टोज भी बन सकता है। यानी कि ये कैसे होंगे, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। कब? जब रिएक्शन होगी किसके उपस्थिति में? डाइल्यूट NaOH। क्या रहेगा? डाइल्यूट NaOH। यानी कि हमको कैसे NaOH लेना है, कैसा क्षार लेना है? डाइल्यूट लेना है, कंसंट्रेट नहीं ले सकते। कंसंट्रेट लेंगे तो क्या हो जाएगा? विघटन हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कीजिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, नोट कीजिए। नोट किया? क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर? यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यदि इस रिएक्शन के बारे में हम क्या लिख सकते हैं? यदि, यहाँ मिटा दीजिए, फिर पहले लिख लीजिए, मैं मिटा देती हूँ। नोट कर लिया होगा, प्रॉपर लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं, यदि शर्कराओं को सांद्र NaOH के साथ अभिकृत कराते हैं तो शर्करा का क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। विघटन हो जाता है। किस में? क्या बनते हैं? या तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। क्या क्या बनेगा? या तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा या हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा। हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा या निम्न शर्करा बनेंगी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। किसमें? फॉर्मल्डिहाइड में, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में या फिर निम्न कोटि की शर्कराओं में विघटन हो जाता है। और यदि क्या करते हैं? यदि तनु क्षारों के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो तनु क्षारों के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा? तो समावयवीकरण द्वारा क्या प्राप्त होंगे? विभिन्न एपीमर प्राप्त होते हैं। विभिन्न एपीमर प्राप्त होते हैं। यानी कि क्या होगा? जैसे हमने शर्करा ली, अच्छे से लिख लीजिए, कोई सी भी हो सकती है शर्करा, कोई सी भी हो सकती है। ये ग्लूकोज भी हो सकती है, फ्रक्टोज भी हो सकती है और मनोज भी हो सकती है। जब हम इसको किसके साथ? कंसंट्रेट NaOH सांद्र क्षारों के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर विघटन हो जाएगा। क्या बनेंगे? यहाँ तो बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड या हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या निम्न कोटि की शर्करा। ठीक है, यानी इसका विघटन हो जाएगा। लेकिन अगर यही रिएक्शन हम किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या मिलेगा हमको? तो हमको क्या होगा? यहाँ पर रिवर्सिबल रीअरेंजमेंट होगा। यानी कि कैसा? उत्क्रमणीय परिवर्तन या पुनर्विन्यास। उत्क्रमणीय पुनर्विन्यास होगा। तो क्या होगा? अगर हमने डी ग्लूकोज लिया है
तो डी ग्लूकोज से क्या बनेगा, डी मनोज बनेगा, या डी मनोज से डी ग्लूकोज बनेगा। डी ग्लूकोज से डी फ्रक्टोज भी बन सकता है, या डी फ्रक्टोज से डी मनोज भी बन सकता है। किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। तो इसे नोट कीजिए। फिर हम देखते हैं मैकेनिज्म, ये रिएक्शन होता कैसे, इसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, देखते हैं इसका मैकेनिज्म। ठीक है, हमने क्या लिया है, ग्लूकोज लिया है। मान लो हमें ग्लूकोज लिया है, तो ग्लूकोज क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH। अब तक तो रट गई होगी आप लोगों को स्ट्रक्चर, CH2OH, OH, H, OH, H, H, OH, यहाँ पर OH और ये है H। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमको किसके साथ करानी है, डाइल्यूट NaOH के साथ करानी है। तो हमको क्या प्राप्त होगा, हमको क्या प्राप्त होगा, एक तो हमको प्राप्त होगा डी मनोज। डी मनोज में क्या होता है, ये जो OH है इस साइड आ जाता है, यानी कार्बन नंबर 2 पर स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है, बाकी सब तो वैसा ही रहेगा, बाकी सब तो वैसा ही रहेगा। तो क्या बन गया, ये बन गया डी मनोज प्लस क्या बन सकता है, ये भी बन सकता है CH2OH, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, बाकी का ऐसे ही OH, OH, H, OH, CH2OH, ये क्या है, डी फ्रक्टोज। तो जब हम डी ग्लूकोज को डाइल्यूट NaOH के साथ गर्म करेंगे तो डी मनोज और डी फ्रक्टोज दोनों प्राप्त हो सकते हैं। ये कैसे प्राप्त होंगे वो देखना है, तो ये नोट कीजिए। फिर हम मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा ये। हमने लिया है डाइल्यूट NaOH, NaOH को लिया है, तो यहाँ से NaOH से हमें क्या मिलेगा, OH माइनस। डाइल्यूट NaOH लिया है तो यहाँ से क्या मिलेगा, OH माइनस। और OH माइनस क्या है, क्षार, और क्षार क्या करते हैं, प्रोटॉन लेते हैं। क्षार का काम क्या है, प्रोटॉन को लेना, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना। तो ये जो OH माइनस है यहाँ से क्या करेगा, इस प्रोटॉन को लेगा, यहाँ से इस प्रोटॉन को लेगा, ये बॉन्ड कहाँ जाएगा, कार्बन पर जाएगा, और ये वाला बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, ऑक्सीजन पर। क्या हुआ, बेस आया बाहर से OH माइनस, इसने क्या किया, OH माइनस ने प्रोटॉन को लिया, OH माइनस ने प्रोटॉन को लिया। प्रोटॉन क्या करेगा, जैसे ये प्रोटॉन को लिया, ये वाला बॉन्ड जो है मूव कर गया कार्बन की तरफ, और ऑक्सीजन का मूव कर गया, ऑक्सीजन का बॉन्ड का मूव कर गया कार्बन, और ऑक्सीजन का बॉन्ड मूव कर गया ऑक्सीजन के ऊपर। तो क्या होगा यहाँ पर मिलेगा हमको, मैं इसको ऐसे लिख दूँ, चलो पूरा ही बना देते हैं। सॉरी, ये क्या बन गया, ये तो बन गया O माइनस, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, ये जो कार्बन है इन कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर H तो पहले से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये OH क्या करेगा, OH माइनस क्या करेगा, यहाँ पर क्या होगा, HOH, H2O। OH माइनस जो बेस था उसने क्या लिया था, प्रोटॉन लिया था, तो क्या बनाया होगा, H2O। और डाइल्यूट हमने NaOH लिया है, तो डाइल्यूट NaOH में क्या होगा, H2O। तो क्या करेगा ये, यहाँ से OH माइनस यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा, क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा O माइनस, तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा H, ये बन गया OH डबल बॉन्ड C, ये है OH C HOH OHH OHH, और यहाँ पर हो गया CH2OH। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म हो गई, ये हो गई इनोल फॉर्म। ठीक है, इनोल फॉर्म या इनोल इंटरमीडिएट कह लो, ये क्या बन गया, ये इनोल इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट बन गया, वो भी कैसा, इनोल इंटरमीडिएट।
यहाँ पर ओल ग्रुप भी है और ईन ग्रुप भी है, तो इसको क्या बोलते हैं, इनोल इंटरमीडिएट या इनोल फॉर्म, कुछ भी कह लीजिए आप। ठीक है, अब क्या होगा आगे, अब क्या होगा, दो केस हैं, ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये मूव कर सकता है यहाँ पर, ठीक है, ये मूव कर सकता है यहाँ पर, ये इस तरह से लिखिए, रिवर्सिबल है ये रिएक्शन। कैसे हैं, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब एक से दूसरा, दूसरे में पहले का परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता, तो ये वाला बॉन्ड कहाँ जाएगा, कार्बन पर। ये वाला बॉन्ड जैसे ही कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में मूव किया तो ये वाला बॉन्ड कहाँ जाएगा, कार्बन पर, और यहाँ से क्या मुक्त होगा, H प्लस। क्या मुक्त होगा यहाँ से, H प्लस मुक्त होगा। और ये बॉन्ड अगर कार्बन पर गया तो यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। यही तो होगा, जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ से H प्लस जो है वो बाहर निकल जाएगा, H प्लस बाहर निकल जाएगा। ये बॉन्ड कार्बन पर जाएगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस नेगेटिव चार्ज यहाँ से H प्लस निकला है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या ले लेगा, प्रोटॉन को ले लेगा, यानी प्रोटॉन अपनी पोजीशन चेंज कर देगा, यहाँ से चेंज होकर कहाँ चला जाएगा, कार्बन पर। तो क्या होगा, ये बन जाएगा यहाँ CH2OH बन जाएगा, और ये किस में चेंज हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और ये होगा HOH OH H OH H, और ये क्या है, CH2OH। ये क्या बन गया, ये बन गया डी फ्रक्टोज। क्या बन गया है, ये डी फ्रक्टोज बन गया है। तो इस तरह से ग्लूकोज लिया था हमने, ग्लूकोज की रिएक्शन कराई NaOH के साथ और क्या बन गया, डी फ्रक्टोज बन गया। यहाँ से एक और काम भी हो सकता है, डी फ्रक्टोज के बजाय क्या बन सकता है, डी मनोज भी बन सकता है। क्या बन सकता है, डी मनोज भी बन सकता है। कैसे, सेम रिएक्शन होगी, सेम रिएक्शन होगी, इस तरह का इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, यहाँ से ये बनेगा, यहाँ से ये बनाइए, या तो फिर आप डायरेक्ट यहाँ से वापस लाके डबल बॉन्ड O वापस आएगा, और जैसे ही डबल बॉन्ड O वापस आएगा OH चेंज हो जाएगा अपनी पोजीशन में। क्या होगा, चलिए यहाँ से बताते हैं, या दोबारा ही बना लेते रिएक्शन, खामखा आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी। बेस है, बेस प्रोटॉन लेगा, पहला स्टेप तो यही होगा, बेस आया, प्रोटॉन लिया और O माइनस बनेगा। तो सबसे पहले क्या बनेगा, C पर O माइनस है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, बाकी का एज इट इज है, यहाँ पर है OH H, ठीक है, इस तरह से बना। अब क्या होगा, ये कार्बन का नेगेटिव चार्ज, ये जो कार्बन का नेगेटिव चार्ज है ये डायरेक्ट यहीं से वापस अपनी जगह आ जाएगा। जैसे ही मूव किया, जहाँ से गया वहीं पर वापस आएगा, और जैसे ये वापस आएगा तो ये डबल बॉन्ड क्या होगा, ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, कार्बन पर शिफ्ट होगा, और जैसे ये कार्बन पर शिफ्ट होगा तो ये OH जो है, जैसे ये कार्बन पर शिफ्ट होगा तो ये OH जो अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा। क्या चेंज कर लेगा, पोजीशन चेंज कर लेगा। तो ये क्या बना लेगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, ये तो यही बन गया, और यहाँ पर OH ने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। पहले OH कहाँ था, इधर था, अब OH कहाँ आ गया, इधर आ गया। OH इधर था, अब OH कहाँ आ गया, इधर आ गया। तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा CH2OH, और यही तो है हमारा डी मनोज। क्या है ये हमारा, डी मनोज। तो इस तरह से हम ग्लूकोज की जब रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, डी फ्रक्टोज बनता है, और यहाँ पर क्या बन सकता है, डी मनोज भी बन सकता है। तो दोनों में चेंज हो सकता है, इंटर कन्वर्जन हो सकता है। फ्रक्टोज कैसे बनेगा दिखा दिया आपको, मनोज कैसे बनेगा ये भी दिखा दिया। जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज वापस अपनी जगह पर आएगा, नेगेटिव चार्ज वापस अपनी जगह पर आएगा तो ये बॉन्ड हटेगा, ये बॉन्ड हटेगा तो कार्बन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये OH अपनी जगह से घूम जाएगा। ये जो पूरा मॉलिक्यूल है, जैसे ही कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, घूम जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब चेंज हो जाएगा तो OH जो इधर की साइड था अब कहाँ आ जाएगा, दूसरी साइड आ जाएगा, अपोजिट साइड आ जाएगा। इस तरह से डी मनोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। नोट कीजिए। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ से भी बना सकते हैं, यहाँ से भी बना सकते हैं डी मनोज। कैसे, ये OH तो ऐसा ही रहेगा, ये H है, ठीक है, तो ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा,
ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा और ये बॉन्ड कहाँ जाएगा, कार्बन पर। जैसे ही कार्बन पर आएगा ये OH अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा। बात तो सेम ही है, चाहे आप इनोल इंटरमीडिएट बनाकर करिए या यहीं से कीजिए, प्रोडक्ट सेम आएगा। ठीक है, तो ये था इंटर कन्वर्जेंस। अब सारे इंटर कन्वर्जेंस हो चुके हैं, हमने सारी चीज़ें देख लिया, हम एक से कैसे दूसरे में कैसे परिवर्तन करेंगे। तो इंटर कन्वर्जन जो टॉपिक है वो तो खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्या देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे हम ग्लूकोसाइड। ग्लूकोसाइड कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोसाइड। जो नेक्स्ट हमारा नया टॉपिक है वो है ग्लूकोसाइड का, ग्लूको नहीं ग्लाइको लिख लीजिए, क्योंकि हम सबका बनाएंगे, खाली ग्लूकोज से नहीं सभी से बनाएंगे। ग्लाइकोसाइड का निर्माण, ग्लाइकोसाइड्स बनाने हमें देखना है कि ग्लाइकोसाइड्स कैसे बनेंगे। ग्लाइकोसाइड, अच्छा एक होता है शुगर, जैसे हमने शुगर लिखी तो हम शुगर के पीछे क्या लगाते हैं, जैसे ग्लूकोज OSE आ रहा है पीछे, फ्रक्टोज इसमें भी OSE आ रहा है पीछे, मैनोज इसमें भी क्या आ रहा है OSE। यानी कि ये जो शुगर हैं इनके पीछे ओज लगा हुआ होता है, एक वर्ड क्या लगा हुआ होता है, ओज, और ओज वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब ये शर्कराएं, वो भी कैसी, अपचायक शर्कराएं। ये तीनों क्या हैं, अपचायक शर्कराएं हैं। यानी कि ये अगर टॉलिन्स और फेलिन के साथ इनकी रिएक्शन कराई जाए तो ये उनको रिड्यूस कर देंगी। और यहीं से अगर मैं ग्लूकोज से क्या बना दूं, ग्लूकोसाइड बना दूं रिएक्शन करा के, फ्रक्टोज से फ्रक्टोसाइड बना दूं, मैनोसाइड बना दूं, तो पीछे एंड में क्या आ रहा है सबके, आइड, IDE, आइड सफिक्स क्या आ रहा है, आइड। आइड सफिक्स जहाँ पर आता है इसका मतलब ये जो अपचायक शर्करा थी अब किस में चेंज हो गई, अनपचायक शर्करा में। यानी कि अगर पीछे आइड लगा हुआ है इसका मतलब ये शर्करा कैसी है, अनपचायक है। तो ये क्या होगा एक्चुअल में, अपचायक शर्करा से हमको क्या बनानी है, अनपचायक शर्करा बनानी है। और ये किस तरीके से होगा वो हम देखेंगे। ग्लूकोज से भी बना सकते हैं। ओवरऑल हमने क्या लिखा है, ग्लाइकोसाइड लिखा हुआ है। अगर ग्लूकोज लेंगे तो ग्लूकोसाइड बनेगा, फ्रक्टोज लेंगे तो फ्रक्टोसाइड बनेगा, मैनोज लेंगे तो मैनोसाइड बनेगा। ओवरऑल जो भी बनेंगे ये तीनों क्या कहलाते हैं, ग्लाइकोसाइड। ये तीनों क्या कहलाते हैं, ये तीनों कहलाते हैं ग्लाइकोसाइड्स। इनको ओवरऑल क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइड। तो देखते हैं हम कैसे बनाएंगे ग्लाइकोसाइड्स। तो कैसे होता है यह निर्माण, यदि हम कुछ भी ले सकते हैं, ग्लूकोज के साथ बना सकते हैं, ग्लूकोज, मैनोज, फ्रक्टोज के साथ भी बना सकते हैं। तो यदि ग्लूकोज, फ्रक्टोज या मैनोज का किसमें, मीथेनॉल, मीथेनॉल यानी CH3OH, मीथेनॉल में बने विलयन, इनका विलयन लेते हैं मीथेनॉल में। तो यदि ग्लूकोज, मैनोज या फ्रक्टोज का मीथेनॉल में बने विलयन में HCl गैस, कौन सी गैस, HCl गैस प्रवाहित की जाए, क्या की जाए, प्रवाहित की जाए, तो किसका निर्माण होता है, तो एनोमेरिक, एनोमेरिक एसीटेल बनते हैं। एसीटेलों का निर्माण होता है। अगर हम ग्लूकोज, फ्रक्टोज या मैनोज किसी का भी मीथेनॉल में बना विलयन लें और उसमें HCl गैस प्रवाहित कर दें तो उनका जो एनोमेरिक कार्बन है, कौन सा, एनोमेरिक कार्बन, आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, एक एपीमर होता है, एक एनोमर होता है। जो साइक्लिक फॉर्म यानी एनोमेरिक कार्बन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम साइक्लिक संरचना की बात कर रहे हैं। तो जो उनकी साइक्लिक संरचना है उसमें जो एनोमेरिक कार्बन है उस पर किसका निर्माण होगा, एसीटिलों का निर्माण होगा, है, एसीटिलों का निर्माण होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें ग्लाइकोसाइड कहते हैं। सामूहिक रूप से, अगर सामूहिक रूप से देखा जाए सबको क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइड कहते हैं।
तो इस तरह से ग्लाइकोसाइड का निर्माण होता है। यानी कि अगर हमने क्या लिया है, अगर हमने लिया है ग्लूकोज, इसकी रिएक्शन कराई है मीथेनॉल, इसका मिलियन लिया है किसमें, मीथेनॉल में बना हुआ, और इसमें क्या प्रोवाइड की है, HCl गैस प्रोवाइड की है, तो क्या बनेगा, तो बनेगा ग्लूकोज। ग्लूकोज लिया है तो बनेगा ग्लूकोसाइड। अगर मैनोज लिया है, उसकी रिएक्शन कराइए, उसका बना हुआ विलयन लिया है CH3OH में और उसमें HCl गैस प्रोवाइड की है, तो क्या बनेगा, मैनोसाइड बनेगा। और अगर फ्रक्टोज लिया है तो फ्रक्टोज के साथ क्या बनेगा, फ्रक्टोसाइड बनेगा। ठीक है, ग्लूकोज से ग्लूकोसाइड बनता है, मैनोज से मैनोसाइड बनता है, फ्रक्टोज से फ्रक्टोसाइड बनता है। अब ये रिएक्शन होती कैसे है, ठीक है, वो देखेंगे। उससे पहले जैसा कि मैंने बोला एनोमेरिक एसिटोलो का निर्माण होता है, यानी एनोमेरिक फॉर्म लेनी है हमको। क्या लेनी है, एनोमेरिक फॉर्म लेनी है। एनोमेरिक फॉर्म मतलब बताया था, ग्लूकोज के 2 एनोमर्स होते हैं, एक अल्फा एनोमर होता है, एक बीटा एनोमर होता है। ऐसी फ्रक्टोज के भी 2 एनोमर होते हैं, अल्फा एनोमर और बीटा एनोमर। तो मैनोज के भी 2 एनोमर होते हैं, अल्फा और बीटा, यानी कि इनके अल्फा और बीटा। और ये जो अल्फा बीटा फॉर्म है मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले ही लेक्चर्स में, ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसमें कराई थी वहाँ बनवाई थी। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो किस में होगी, अगर हमने ग्लूकोज लिया है तो ग्लूकोज की कौन सी संरचना लेंगे हम, साइक्लिक संरचना। कैसे बनती है साइक्लिक संरचना, देखते हैं। मान लो हम ग्लूकोज की रिएक्शन करा रहे हैं, ग्लूकोज लिया है, ग्लूकोसाइड का निर्माण करा रहे हैं, तो क्या होगा, ग्लूकोज ले लेते हैं भाई, ये क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज की कौन सी स्ट्रक्चर है, ये ओपन चेन है। ठीक है, लेकिन ग्लूकोज हम जानते हैं ग्लूकोज जो है वो इस फॉर्म में नहीं रहता। कौन सी फॉर्म में रहता है, यानी कि ये वाली फॉर्म जो है दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है, साइक्लिक फॉर्म में। और इस वाली फॉर्म के अंदर ग्लूकोज बहुत कम पाया जाता है, बहुत कम टाइम के लिए पाया जाता है। तो ये ज़्यादातर किस फॉर्म में रहता है, ये ज़्यादातर रहता है OH H H OH OH H। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म है, इसमें OH ग्रुप कहाँ है, रिंग के अंदर है। तो ये कौन सी फॉर्म है, अल्फा फॉर्म में है। कौन सी, अल्फा फॉर्म है। या इसका कितने सदस्य वाली रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम क्या बताया था मैंने, अल्फा। ग्लूकोज से बन रही है इसलिए ग्लूको पाइरानोज। कौन सी संरचना है, अल्फा ग्लूकोपाइरानोज स्ट्रक्चर। तो ग्लूकोपाइरानोज स्ट्रक्चर है, 6 सदस्य वाली वलय बन रही है। ठीक है, और एक इसका बीटा एनोमर बनता है। यहाँ H होगा और OH कहाँ होगा, बाहर। OH H H OH OH H। ये क्या है, यह बीटा ग्लूकोपाइरानोज संरचना, बीटा ग्लूकोपाइरानोज संरचना। इसको हम एक और अच्छे तरीके से बनाते थे। कैसे बनाते थे, इस तरीके से लिखते थे हम, याद हो अगर तुमको, एक रिवीजन दे रही हूँ। इस तरह से बनाते थे, है ना, यहाँ पर ग्रुप लगाते थे, इस तरह से यहाँ पर ग्रुप लगाते थे। जैसे अल्फा फॉर्म है तो लेफ्ट वाली चीज़ ऊपर, राइट वाली चीज़ नीचे, यानी लेफ्ट वाली चीज़ ऊपर, राइट वाली नीचे। लेफ्ट वाली चीज़ ऊपर, राइट वाली चीज़ नीचे। और CH2OH हमेशा क्या आएगा, ऊपर आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, 2 बार इंटर कन्वर्जन होता है, 2 बार इन्वर्जन होता है, आपको पिछले लेक्चर्स में बता रखा है। ठीक है, ऐसे ही हम इसे भी बना सकते हैं, जहाँ पर OH और CH2OH ग्रुप कैसे हैं, एंटी हैं, इसलिए ये कौन सी फॉर्म है, अल्फा फॉर्म है ना। और ऐसे ही हम इसकी क्या बना सकते हैं, बीटा फॉर्म, क्योंकि ये 6 मेंबर साइक्लिक संरचना है। कैसी संरचना है, 6 सदस्य वाली वलय है और इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो 6 सदस्य वाली वलय जो होती है
वो इस फॉर्म में नहीं पाई जाती। हम जानते हैं, हमने इसको अच्छे से बनाकर तो लिख लिया, लेकिन इस फॉर्म में नहीं पाई जाती। वो किस फॉर्म में पाई जाती है? वो पाई जाती है इस फॉर्म में, चेयर फॉर्म में। कौन सी फॉर्म है ये? चेयर फॉर्म। तो चेयर फॉर्म में पाई जाती है वो। यहाँ ऑक्सीजन लगा हुआ है तो यहाँ लगा दो। दो पोजीशन होती हैं, एक्सियल इक्वेटोरियल, एक्सियल इक्वेटोरियल, एक्सियल इक्वेटोरियल। ये एक्सियल और ये हो गई इक्वेटोरियल। इस तरह से पोजीशन होती हैं। तो ये जो जितने भी OH ग्रुप होते हैं, जैसे ये OH ग्रुप यहाँ भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, पहले बना लेते हैं। जितने भी OH ग्रुप होंगे वो हमेशा कहाँ होते हैं? इक्वेटोरियल। तो लगा दो इक्वेटोरियल पोजीशन पर। यहाँ पर आ जाएगा CH2OH। इस तरह से ये कौन सी फॉर्म है? यहाँ देखूँ मैं, CH2OH कैसा है? बिलो है। CH2OH कैसा है? एबव है। जबकि OH कैसा है? ये भी एबव है। तो ये कौन सी फॉर्म होगी? ये दोनों क्या है? सिन है। तो ये कौन सी फॉर्म है? बीटा फॉर्म। और अगर कौन सी फॉर्म है? ये बीटा फॉर्म है। लेकिन अगर मैं इसी OH को कहाँ लगा दूँ? बिलो लगा दूँ। OH बिलो लगा दूँ, H एबव लगा दूँ, तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी? ये फॉर्म हो जाएगी एल्फा फॉर्म। तो ये इस फॉर्म में नहीं रहते। कौन सी फॉर्म में रहते हैं? साइक्लिक फॉर्म में। तो अब जो रिएक्शन होगी, ये जो ग्लूकोसाइड बनने की रिएक्शन होगी, वो हम कौन सी फॉर्म में करेंगे? साइक्लिक फॉर्म, यानी चेयर फॉर्म में देखेंगे इसकी। कौन सी फॉर्म में? चेयर फॉर्म में। कैसे होगी ये रिएक्शन? हमें इन मालूम है, इन कार्बन को क्या कहते हैं हम? ये जो कार्बन है ये क्या कहलाते हैं? ये एनोमेरिक कार्बन कहलाते हैं। यहाँ इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? यहाँ इन्हीं को बोलते हैं हम हेमी एसिटल कार्बन। तो यहाँ पर क्या होगा? ये नहीं, एनोमेरिक कार्बनों पर, ये जो दो एनोमेरिक कार्बन है, ये जो एसिटलों का निर्माण होगा, कहाँ पर होगा? एनोमेरिक एसिटल, यानी कि एनोमेरिक कार्बनों पर एसिटलों का निर्माण होगा। तो एसिटल में क्या होता है? जैसे ये है हमारे पास, ठीक है, OH लगा हुआ है, ये एनोमेरिक कार्बन है, इसको मैंने बाहर निकाल कर लिख लिया है अलग से। तो क्या होगा? ये H हट जाएगा और इसकी जगह पर कौन आ जाएगा? मिथाइल ग्रुप। H हट जाएगा और इसकी जगह कौन आ जाएगा? मिथाइल। मिथाइल यानी कि CH3 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? एनोमेरिक एसिटल। तो इसकी फॉर्मेशन करनी है और वो देखनी है हमें कैसे होगी। तो उसके लिए हम क्या लेकर चलेंगे? चेयर फॉर्म लेकर चलेंगे। कौन सी फॉर्म? चेयर फॉर्म लेकर चलेंगे। तो देखते हैं, आगे चलें। ये तो आपको समझाने के लिए था, थोड़ा सा रिवीजन, कि ग्लूकोज की दो संरचनाएं होती हैं, एक अल्फा और एक बीटा। एक अल्फा और एक बीटा। जब इनको अच्छे से बनाकर लिखेंगे तो ये कौन सी फॉर्म में रहती हैं? चेयर फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में रहती हैं? चेयर फॉर्म में, क्योंकि 6 मेंबर वाली रिंग बन रही है, चक्रीय संरचना बन रही है, तो चेयर फॉर्म में। तो जो भी हम रिएक्शन करेंगे वो कौन सी फॉर्म में करेंगे? चेयर फॉर्म में। तो ये जो ग्लूकोज की फॉर्म है, इनको हम चेयर फॉर्म में बना लेते हैं, फिर रिएक्शन करेंगे। हम अल्फा और बीटा हम लेकर नहीं चलेंगे, हम एक कॉमन स्ट्रक्चर लेकर चलेंगे। देखते हैं कैसे, मैकेनिज्म देखते हैं कैसे बनाएंगे। ये बना ली मैंने ग्लूकोज की चेयर फॉर्म। यहाँ पर है हमारा ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पर है हमारा ऑक्सीजन। यहाँ पर मैं OH ग्रुप को इस तरह से लगा दे रही हूँ। OH ग्रुप को मैंने इस तरह की लाइन से दिखाया है। और जब भी हम इस तरह की लाइन बनाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्टीरियोकेमिस्ट्री नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्टीरियोकेमिस्ट्री नॉट डिफाइंड, यानी कि OH ग्रुप एक्सियल होगा या इक्वेटोरियल होगा, OH ग्रुप एक्सियल होगा या इक्वेटोरियल होगा, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमें केवल एक दे दिया है, यानी मिक्सचर दे दिया है। वो अल्फा भी हो सकता है, वो बीटा भी हो सकता है। हमें एक मिक्सचर दे दिया है, बस लैब के अंदर जाके आपको दिखेगा थोड़ी ना अल्फा फॉर्म में बीटा फॉर्म में, आपको तो दे दिया जाएगा, एक सॉल्यूशन सा दे दिया जाएगा। अब उसमें अल्फा फॉर्म भी हो सकती है, बीटा फॉर्म भी हो सकती है, इसलिए मैंने OH ग्रुप को वेवी लाइन से दिखाया है। ये अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, और दोनों में रिएक्शन सेम होगा, इसलिए। ठीक है, आगे बाकी के ग्रुप्स को लगा दो जैसे थे। ये OH, यहाँ H, ये H, OH। अब तो बनाना सीख गए होंगे तुम लोग, नहीं सीखे तो अब सीख लो। जितने भी ग्रुप हैं बड़े, जितने भी लार्ज ग्रुप होते हैं, जैसे OH और CH2H, उनको कहाँ रखना है? इक्वेटोरियल पर रखना है। हमेशा कौन सी पोजीशन पर रखना है? इक्वेटोरियल पर रखना है। तो हमने सारे OH ग्रुप को कहाँ रखा है? इक्वेटोरियल, केवल इस OH ग्रुप को छोड़कर। इस OH ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं पता, ये अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, दोनों ही फॉर्म से सेम रिएक्शन होगा। तो देखते हैं, हमने क्या ली? हमने लिया HCl। क्या लिया? HCl।
और HCl क्या है, एसिड है। एसिड है तो क्या देगा यहाँ से, एसिड है तो ये क्या देगा, H+ और Cl-, है ना। यहाँ से क्या मिलेगा हमें, H+। यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर है हमारे पास OH। कौन है, OH। OH के पास क्या है, लोन पेयर। OH के पास लोन पेयर है तो ये क्या कर लेगा, H+ को ले लेगा। जैसे ये H+ को लेगा तो क्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा OH2+। जैसे इसने H+ लिया, OH2+ लग गया, बाकी का हम ऐसे लिख देंगे HOH, OH, H सबको रख दिया इक्वेटोरियल, CH2OH यहाँ H, ठीक है। अब OH2+ बन गया। OH तो एक अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन OH2+ क्या है, OH2+ जो है वो एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, ठीक है। लीविंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, बाहर जाएगा। कैसे बाहर जाएगा, एक तो ये है कि ये अपने आप बाहर निकल जाए, और जैसे ये बाहर निकलेगा क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। कैसे बनेगा, जैसे ये बाहर निकलेगा यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन बनेगा। या फिर यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करता है, NGP करता है, कभी नाम सुना होगा। क्या करेगा ये, NGP करेगा। यहाँ लिख देती हूँ NGP। NGP का मतलब ये जो लोन पेयर है ये जाएंगे इस कार्बन पर, और ये जो ग्रुप है ये बाहर निकल जाएगा। इसको बोलते हैं, NGP का मतलब होता है, NGP का मतलब है नाइबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ये आप कभी MSc में या बड़ी क्लासेस में जाओगे ना तब पढ़ोगे NGP क्या होता है, ठीक है। अभी मैं बता देती हूँ, नाम से ही पता चल रहा होगा। नाइबरिंग मतलब पड़ोसी ग्रुप का पार्टिसिपेशन, पड़ोसी ग्रुप का पार्टिसिपेशन। यानी कि अगर कोई लीविंग ग्रुप है और उसके बगल में कोई ऐसा एटम मौजूद है जिसके पास लोन पेयर है, तो वो क्या करेगा, लीविंग ग्रुप को बाहर निकलने में मदद करेगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। क्या करेगा, अभिक्रिया की दर को बढ़ाएगा, रिएक्शन और भी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये इसको निकलने में मदद कर सकता है। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या करेंगे, NGP कर रहे हैं, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये बनेगा ऑक्सीजन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लिया। वैसे जैसे ही OH ग्रुप बाहर जाता तो यहाँ पर क्या बनता, कार्बोकैटायन, है ना। और कार्बोकैटायन को स्टेबल करने के लिए यहाँ पर कौन आ गए, लोन पेयर। अब ऐसे भी दिखा सकते हो, कैसे दिखा सकते हो कि पहले ये ग्रुप बाहर निकला, जैसे ही OH2+ यानी माइनस क्या होगा, H2O होगा। तो यहाँ से जैसे ही H2O बाहर निकला, यहाँ पर क्या बना, कार्बोकैटायन बना। और इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कौन कर रहे हैं, कार्बोकैटायन कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। और यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, क्या होगा, NGP। लेकिन जिन बच्चों को NGP समझ में नहीं आता है कि NGP क्या है, क्योंकि NGP जो है हायर क्लासेस का क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट है, तो अगर नहीं समझ में आता है, वैसे तो यहाँ NGP ही होती है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है बहुत फास्ट होती है। और किसकी वजह से, NGP की वजह से। तो ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ जाएंगे और ये ग्रुप जो है वो कहाँ चला जाएगा, बाहर, इसको बोलते हैं NGP। लेकिन जिनको NGP समझ में नहीं आती वो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे ही ये OH2 बाहर निकला, यानी H2 बाहर निकला, तो इस कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटायन। तो यहाँ पर क्या होंगी, ये जो कार्बन है यहाँ पर कार्बोकैटायन बना, इस कार्बन के पास क्या होगी, p ऑर्बिटल, खाली p ऑर्बिटल होगी, एम्प्टी p ऑर्बिटल। तो क्या होगा, इस एम्प्टी p ऑर्बिटल में कौन इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्या करेगा, इस कार्बोकैटायन को स्टेबल करेगा, है ना। इस कार्बोकैटायन को क्या करेगा, स्टेबल करेगा। इसी को क्या बोलते हैं हम, NGP। लेकिन ये स्टेप वाइज फॉर्मेशन नहीं होती, ये कांस्टेंट होती है, यानी कंसर्टेड होती है। ये लोन पेयर इधर मूव करेंगे, ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा, इसको बोलते हैं NGP। लेकिन जिनको NGP समझ में नहीं आ रही वो उसको स्टेप वाइज समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, यहाँ पर क्या बना, कार्बोकैटायन बना, कार्बोकैटायन बना, इस कार्बोकैटायन को क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। जब भी कार्बोकैटायन बनता है कैसा होना चाहिए, स्टेबल। तो ये स्टेबल है ना, किसकी वजह से, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर की वजह से, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर की वजह से, क्योंकि लोन पेयर इसके साथ क्या कर रहे हैं, इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, इसको कम कर रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। और जैसे ही ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बने, ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बाकी ग्रुप को आप ऐसे लगा लीजिए, ठीक है। मैंने ये
रिवर्सिबल वाला साइन इसलिए लगा दिया क्योंकि मैं डायरेक्ट वो बना रही थी एनजीपी, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये एनजीपी समझ ही नहीं आएगी, तो उनके लिए ये स्टेप बीच में जोड़ा गया है कि ऐसे होगा, कार्बोकैटायन ग्रुप गया, कार्बोकैटायन बना, ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे ताकि कार्बोकैटायन स्टेबल हो जाए, और फाइनली क्या बनेगा, वो बनेगा, लेकिन एक्चुअल में बनता वही है, डायरेक्ट यहाँ से वही बनेगा एनजीपी से। ठीक है, तो क्या होगा, बाकी ग्रुप को लगा दो, OH H CH2OH H, ये OH। ठीक है, ये बना। ये बन गया। अब क्या होगा आगे, आगे क्या रिएक्शन होगी, आगे रिएक्शन होगी, आगे जो रिएक्शन होगी, यहाँ पर हमने OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन नहीं की है कि ये कैसा था, एक्सियल था, इक्वेटोरियल था, कैसा था, नहीं डिफाइन किया, तो यहाँ पर हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो मिक्सचर बनेगा, प्रोडक्ट जो बनाएंगे वो मिक्सचर। ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पर डिफाइन करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर हम चाहे हम यहाँ पर अल्फा लें, चाहे हम बीटा लें, चाहे तो हम यहाँ पर अल्फा लेते, चाहे हम बीटा लेते, सबसे पहले यही बनता, एट द एंड आकर दोनों में क्या बनता, यही बनता, दोनों में सेम बनता, यही बनता। और ठीक है, तो चाहे हम अल्फा लें चाहे बीटा लें, आप चाहो तो यहाँ पर अल्फा लेकर चल सकते हो, यही बनेगा, बीटे फॉर्म लेकर चलोगे तब भी यही बनेगा, तो हमको आना यहीं तक है। तो यहाँ से हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, यानी कि ये बनने के बाद, ये जो इंटरमीडिएट है ये बनने के बाद यहाँ से दो प्रोडक्ट बनेंगे, चाहे अल्फा फॉर्म ले चाहे बीटा फॉर्म ले, तब भी 50-50% प्रोडक्ट का निर्माण होगा, एक बनेगा अल्फा फॉर्म में और एक बनेगा बीटा फॉर्म में। तो कैसे होगा, मैं यहाँ पर इसको दोबारा बना लूँ क्योंकि वहाँ जगह नहीं है, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन पर है पॉजिटिव चार्ज, बाकी के ग्रुप लगा देती हूँ। यहाँ पर है H। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से दो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, दो प्रोडक्ट बनेंगे, इस फॉर्म से दो प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ पर भले ही यहाँ पर हमने पता नहीं था कि हमने अल्फा लिया बीटा लिया, लेकिन यहाँ से हमें पता है क्योंकि दोनों यहीं पर आकर खत्म होंगे, और यहाँ से फिर दोनों ही दो प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे, जिसमें से एक बनेगा अल्फा और एक बनेगा बीटा, इसमें से एक बनेगा अल्फा और एक बनेगा बीटा। तो क्या होगा यहाँ पर होगा CH3OH, मीथेनॉल। क्या है, यह मैं ऐसे लिखूँ, मीथेनॉल है। तो यहाँ पर कार्बोकैटायन था, जैसा कि मैंने वहाँ बताया, क्या जनरेट हुआ, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज किसने किया, ऑक्सीजन के लोन पेयर। अब ऑक्सीजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज को हटाना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पॉजिटिव चार्ज कैसे ले सकता है, इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे भाई, दे नहीं सकता ये, तो क्या करेगा, ये इस बॉन्ड को वापस खींचेगा, ये बॉन्ड क्या जाएगा, वापस ऑक्सीजन पर जाएगा, ये बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉनों को वापस खींचेगा, तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन पर जाएगा, जैसे ये जाएगा यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बोकैटायन, और इस कार्बोकैटायन पर कौन अटैक कर देगा, CH3OH अटैक कर देगा। क्या होगा, यहाँ से CH3OH अटैक करेगा। ठीक है, CH3OH अटैक करेगा। अगर आप यहाँ से समझें तो यहाँ से जैसे ही कार्बोकैटायन बनता है, या फिर मैं अलग से बताऊँ, जैसे कोई कार्बोकैटायन है, ये से 3 R ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये कैसे होते हैं, कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। क्या होता है कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन, ये कार्बोकैटायन है, हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा तो इसमें क्या होगा, संकरण में दो p ऑर्बिटल ने भाग लिया है, एक p ऑर्बिटल जो बची हुई है वो अभी भी क्या है, खाली है, जो एक p ऑर्बिटल बची हुई है वो अभी भी खाली है। तो ये जो मीथेनॉल है MEOH क्या कर सकता है, ऊपर से भी अटैक कर सकता है, या तो फिर नीचे से भी अटैक कर सकता है, ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। यानी कि ये जो मीथेनॉल है ये एक्सियल से भी अटैक कर सकता है, ये नीचे से यानी एक्सियल से भी अटैक कर सकता है, और ये इक्वेटोरियल से भी अटैक कर सकता है। तो वही होगा यहाँ पर, ये जो मीथेनॉल है ये इक्वेटोरियल भी अटैक करेगा और एक्सियल भी अटैक करेगा, यानी ऊपर वाली लोब पर भी अटैक करेगा और नीचे वाली लोब पर, जैसा कि यहाँ देख सकते हो, ऊपर वाली लोब पर भी अटैक करेगा और नीचे वाली लोब पर, और इसी आधार पर हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो ऊपर वाली लोब पर अटैक से और दूसरा नीचे वाली लोब पर अटैक से। तो क्या होगा, यहाँ से ये बनेगा,
दो प्रोडक्ट बनेंगे, दो प्रोडक्ट में क्या होगा, ये ऑक्सीजन है, नेगेटिव चार्ज हट गया, एक में तो OCH3 और यहाँ पर H जुड़ा हुआ है पॉजिटिव, एक में क्या आएगा, एक में तो आ गया HCl, बाकी का ऐसे जोड़ दो हम ग्रुप को, H OH OH H CH2 OH और ये है OH और H, ठीक है, ऐसे जोड़ दिया। और एक में क्या बनेगा, एक में जाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पर, दिख रहा होगा ना, डाउन दिख तो रहा है, ज्यादा डाउन तो नहीं, ये ऑक्सीजन अब यहाँ पर कहाँ आएगा, OCH3 और यहाँ पर H और ऑक्सीजन पर प्लस, ये हो गया H, बाकी का हम एज इट इज लगा देते हैं, CH2 OH OH ये H और ये OH, इस तरह से दो फॉर्म बनेंगी। CH3OH एक्सियली भी अटैक कर सकता है, CH3OH इक्वेटोरियल से भी अटैक कर सकता है, दोनों तरीके से अटैक कर सकता है। अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा इनमें, अब आगे क्या होगा, अब आगे ये पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पर, तो यहाँ से ये क्या निकालेंगे H+, यहाँ से भी क्या निकलेगा H+, तो H+ निकलेगा, -H+, यहाँ पर भी क्या होगा -H+, और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इस तरीके से, ये ऑक्सीजन, यहाँ पर CH3OH क्या है, यहाँ पर आ गया OCH3 H OH H OH H CH2 OH H और OH, और ऐसे यहाँ पर बन जाएगा, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्वेटोरियल आ जाएगा OCH3 H H OH H OH OH H और ये CH2OH, ठीक है, ये बन गया हमारा क्या, ग्लूकोसाइड, क्या बन गए दोनों, ग्लूकोसाइड। इसमें से एक होगा, ये है हमारा, यहाँ पर देखें CH2OH कैसा है, अप है, CH2OH कैसा है अप, और जबकि OCH3 कैसा है डाउन, यानी ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं एंटी, और एंटी है तो ये कौन सा होगा, अल्फा ग्लूकोसाइड, ये बनेगा अल्फा ग्लूकोसाइड, और ये होगा हमारा बीटा ग्लूकोसाइड। तो ठीक है, इस तरह से हमारे ग्लूकोसाइड का निर्माण होगा, ये बना अल्फा ग्लूकोसाइड और ये बना बीटा ग्लूकोसाइड। इसको आप अच्छे से ओपन चेन में लिख दें, अगर मैं इसे ओपन चेन में लिख दूं तो क्या आ जाएगा, ये ऐसे आएगा, CH2OH H, ये OCH3 आ गया H, और ये है HOH HOH H और OH, ये कौन सा बन गया, ये बन गया अल्फा ग्लूकोसाइड। अगर मैं इसे इस तरीके से लिख दूं तो ये हो गया क्या, अल्फा ग्लूकोसाइड, ऐसे ही मैं इसे भी लिख सकती हूँ इसी तरीके से, तो कार्बन, यहाँ पर OCH3 कहाँ होगा, आउटसाइड होगा, OCH3 H, तो ये बनेगा OH H H OH H, और यहाँ पर आएगा OH H और OH, यहाँ H और ये CH2OH, ये क्या है, बीटा ग्लूकोसाइड। तो इस तरह से अल्फा ग्लूकोसाइड और बीटा ग्लूकोसाइड का निर्माण होता है। तो इस तरह से अल्फा ग्लूकोसाइड और बीटा ग्लूकोसाइड का निर्माण होता है, ये है मैकेनिज्म। क्या हुआ, ये हमारा अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, यानी कि एक्सियल भी हो सकता है OH ग्रुप, और इक्वेटोरियल भी हो सकता है। हमने इस तरह से लिया है क्योंकि चाहे हम एक्सियल लें चाहे इक्वेटोरियल लें, ये क्या करेगा, इस तरह का कार्बोकेटायन बनाएगा, यानी कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज लाएगा। तो क्या होगा, पहले H+ लेगा, ऑक्सीजन के लोन पर क्या करेंगे, H+ को लेंगे, वाटर बाहर निकलेगा, वाटर बाहर निकलेगा, कैसे निकलेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, NGP करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पुश करेगा और ये O लीविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। समझने के लिए मैंने ऐसा बनाया, पहले वाटर बाहर निकला तो क्या बना, यहाँ पर कार्बोकेटायन बना, क्या बना यहाँ पर, कार्बोकेटायन बना। इस कार्बोकेटायन को स्टेबल कौन करेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर, तो एंड में क्या बनेगा, ये बनेगा, बनता यही है, ये आपको समझाने के लिए। तो ये बनेगा, फिर इस पर क्या करेगा अटैक, फिर इस पर जैसे ही ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया तो ये अनस्टेबल हो गया, ये क्या करेगा, वापस अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। कैसे खींचेगा, जैसे ही मीथेनॉल यहाँ अटैक करेगा, मीथेनॉल दो तरीके से अटैक कर सकता है, एक्सियल कर सकता है या इक्वेटोरियल कर सकता है, यानी ऊपर वाली लोब पर अटैक कर सकता है या नीचे वाली लोब पर अटैक कर सकता है। और इस तरह से हमारे दो प्रोडक्ट बनेंगे, यहाँ से H+ निकलेगा और अल्फा और बीटा ग्लूकोसाइड का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से हम फॉर्मेशन करते हैं ग्लूकोसाइड्स की, ठीक है।
इसी तरह से आप फ्रक्टोज के साथ और मेनोज के साथ भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम। अभी के लिए थैंक यू।